नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों 3 बड़े चुनावी मोर्चों पर केंद्रित है। बडगाम उपचुनाव, नगरोटा के उपचुनाव और राज्यसभा की 4 सीटों पर होने वाले चुनाव। बडगाम में एक ही जो सेक्ट है, एक जो आगा सदस्य हैं, उनके अंदर राजनीतिक विरासत की जंग छिड़ी हुई है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और पीडीपी सभी ने अपने उम्मीदवार आगा सदस्यों को ही उतारा है। सभी ने आगा सदस्यों पर इस बार दांव लगाया है, क्योंकि जो बडगाम है वो शिया बहुल क्षेत्र है, शिया बहुल इलाका है और वहां पर जो आगा है उनकी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मानी जाती है। और वहीं नगरोटा की अगर बात की जाए तो नगरोटा में महिला नेतृत्व और अनुभवी नेताओं के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी बीच राज्यसभा की 4 सीटों के लिए राजनीतिक समीकरण और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। हर दल अपनी रणनीति के मुताबिक जोड़ तोड़ कर रहा है और इस वक्त जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई समीकरण बन रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलेंगे बडगाम और नगरोटा के उपचुनाव के अंदरूनी हालात तक, उम्मीदवारों की तैयारियों के बारे में बताएंगे, पार्टी की रणनीतियों के बारे में बताएंगे और राज्यसभा चुनाव की नई चालें क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। तो जानिए कैसे ये तीनों मोर्चे जो हैं ये जम्मू कश्मीर की सियासी दिशा को अगले कुछ महीनों में तय करेंगे, उसे बदलेंगे, एक अहम मोड़ साबित होंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। बडगाम उपचुनाव इस बार सिर्फ एक विधानसभा सीट की जंग नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत और प्रभाव का बड़ा इम्तिहान बन गया है। ये इलाका शिया बहुल है, जहां दशकों से आगा परिवार का धार्मिक और सामाजिक प्रभाव कायम है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों बड़ी पार्टियों ने आगा परिवार के ही सदस्यों को मैदान में उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सैयद महमूद, बीजेपी से आगा सैयद मोहसिन और पीडीपी से आगा सैयद मुंतजिर मेहंदी। यानी मुकाबला सिर्फ दलों के बीच नहीं, बल्कि आगा सदस्यों के बीच हो गया है। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने अपने आवास पर चुनावी रणनीति को लेकर एक अहम बैठक की। इस बैठक में वरिष्ठ नेता अमित कौल, निसार अहमद और शोपियां के जिला सचिव मौजूद थे। उधर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार शबीर अहमद गनई ने भी ये दावा किया कि बडगाम की जनता बदलाव चाहती है और इस बार नए चेहरे पर भरोसा करेगी। इस चुनाव में कुल 19 उम्मीदवार मैदान में है और नामांकन पत्रों की जाँच पूरी हो चुकी है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हम हर दिन लोग हमें हर घर हम जा रहे हैं, हर दिन हमने लोगों के साथ मिलना है और लोग भी ये चाहते हैं कि हमें आप लोग की जरूरत है। जैसे अभी इलेक्शन खत्म होने के बाद ना नेशनल नजर आएगी इनको, लोगों को ये पता है। जैसे कि अभी मैं बडगाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन खत्म होके कोई इनको नजर नहीं आएगा, लेकिन वाहिद एक हमारी ऐसी पार्टी है नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, जो हम इन लोगों की खिदमत के लिए 24 घंटा खड़ा रहेंगे। तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के पास जाते हैं? हमारा मुद्दा ये है कि सबसे पहले बेरोजगारी हमने खत्म करनी है। ये हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि बेरोजगारी हमने खत्म करनी है, एजुकेशन देना हमने, और भी जितनी भी डेवलपमेंट है वो हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है आप जीत दर्ज करेंगे इस बडगाम सेगमेंट से? पूरी उम्मीद है मुझे, जैसे कि लोग ताउन दे रहे हैं हमें, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार हम कामयाब हो जाएंगे। बात की जाए नगरोटा उपचुनाव की, जहां मुकाबला महिला नेतृत्व और पुराने सियासी अनुभव के बीच दिलचस्प हो चला है। यहां बीजेपी की दिव्यानी राणा, एनसी की शमीम बेगम और नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह के बीच सीधी टक्कर है। दिव्यानी राणा दिवंगत बीजेपी नेता देवेंद्र राणा की बेटी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की है और फिलहाल बीजेपी युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं। वहीं हर्षदेव सिंह 3 बार विधायक रह चुके हैं और 2002 से 2008 तक शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी JKNPP में वापसी की है। एनसी ने यहां से शमीम बेगम को टिकट दिया है, जिससे इस चुनावी जंग में महिला सशक्तिकरण का रंग और गहरा हो गया है। वहीं बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोनों उपचुनाव सीटों बडगाम और नगरोटा पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि नगरोटा में बीजेपी भारी अंतर से जीतेगी, वहां कोई मुकाबला नहीं है और बडगाम में भी जनता का समर्थन हमें मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो विकास किए हैं उसी आधार पर पार्टी वोट मांगेगी। सीधी नगरोटा की बात करें तो मुझे लगता है कोई चिंता ही नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी वॉक थ्रू
और बहुत ही आसान कॉन्टेस्ट रहने वाला है बीजेपी के लिए, लगभग वन साइडेड कहा जा सकता है और बड़ी अच्छी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट जो देवेंद्र जी के जाने की वजह से खाली हुई थी उसको फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही टैली में शामिल करने में कामयाब रहेगी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात ध्यान में रखने लायक है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के पिछली असेंबली के चुनाव में भी हमारी वोट संख्या बढ़ी है, हमारा शेयर बढ़ा है। हालांकि जैसे वो अलामा इकबाल का शेर है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो गिनती में हम कम पड़ गए, इसलिए सरकार हमारी नहीं बन पाई, लेकिन वोट शेयर हमारा बढ़ा और बाकी पार्टियों की तुलना में हमारा वोट शेयर भी ज्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि भले ही हमारा आंकड़ा हमारे हक में सरकार बनाने के लिए नहीं था, लेकिन पब्लिक सपोर्ट हमारे पास बाकी पार्टियों की तुलना में ज्यादा थी और ये एक बड़ी उत्साहजनक बात है। इसी बीच राज्यसभा की 4 सीटों को लेकर भी राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पहली सीट पर बीजेपी के अली मोहम्मद मीर का मुकाबला एनसी के चौधरी रमजान से है। दूसरी पर राकेश महाजन का सामना एनसी के सज्जाद अहमद किचलू से होगा। तीसरी अधिसूचना में एनसी के 2 उम्मीदवार शमी ओबरॉय और इमरान नबी डार हैं, जबकि बीजेपी ने सत शर्मा को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने सत शर्मा को एक ऐसी सीट से खड़ा किया है जिसे वो सुरक्षित मान रही है। बीजेपी नेता अली मोहम्मद मीर ने ये दावा किया है कि भले ही नंबर एनसी के साथ हो, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा वाले विधायक बीजेपी के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को नई दिशा दी है और अब पार्टी उसी विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। कश्मीर का नहीं, मैं बोलूँ हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं। जो हमने 11 साल में कार्यकाल किया है, 11 साल कार्यकाल में जो हमने की है वो अयान है। हम कभी भी पीछे हटने वाले लोग नहीं। जो भी कोई अधूरा रह गया हम उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति इस खादिम का नौकर है, इस खादिम मिलत का नौकर है। एक खादिम हम काम करेंगे, एक सिपाही की तरह हम लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिलहाल कुल 90 सीटें हैं। इनमें से एनसी के पास 41, बीजेपी के पास 28, कांग्रेस की 6, पीडीपी की 3 सीटें हैं और बाकी छोटी पार्टियों और निर्दलियों के पास है। राज्यसभा चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 20 वोटों की जरूरत होती है। इस लिहाज से बीजेपी और एनसी एक सीट पर मजबूत स्थिति में है, जबकि बाकी 2 सीटों पर समीकरण बहुत अहम हो जाते हैं। कांग्रेस और पीडीपी के रुख पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि वही तय करेंगे कि तीसरी और चौथी सीट पर किसे बढ़त मिलती है। तो एक तरफ बडगाम में परिवार और विचारधारा की जंग जारी है, दूसरी तरफ नगरोटा में नई पीढ़ी और अनुभवी नेतृत्व की टक्कर देखी जा रही है। साथ ही राज्यसभा चुनाव ने सियासी समीकरणों में नई हलचल भी पैदा कर दी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति का ये 13वां इम्तिहान आने वाले दिनों में राज्य की सियासी दिशा तय करेगा। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि जनता किसके साथ खड़ी होती है, तजुर्बे के साथ या नए चेहरे के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के इन 3 चुनावी मोर्चों ने ये साफ कर दिया है कि राजनीति सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं, बल्कि अनुभव, नई पीढ़ी और विचारधारा के बीच जंग भी बन चुकी है। बडगाम में आगा के ऊपर जो सबने दांव लगाया है, आगा सदस्यों के ऊपर तीनों पार्टी ने दांव लगाया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो पीडीपी हो, सबने आगा सदस्यों पर इस बार दांव लगा के इस रणनीति को साधा है। वहीं नगरोटा में महिला नेतृत्व और अनुभवी नेताओं की टक्कर है, जहां बीजेपी और एनसी ने महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, तो जो बाकी पार्टीज है वहां कहीं ज्यादा कई अनुभवी नेता भी हैं जिनके बीच मुकाबला ये होने वाला है। और राज्यसभा सीटों की अगर बात करें तो राज्यसभा सीटों के लिए जो बदलते समीकरण है, ये सभी घटनाएं जो हैं ये राज्य की सियासी तस्वीर को गहरा कर रही हैं, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव है उसमें जिस तरीके के अभी हालात हैं, 90 सीटों में से अगर देखा जाए तो सबको जीतने के लिए 20-20 सीटें चाहिए होंगी। लेकिन अगर बडगाम और नगरोटा की सीट को हटा भी दिया जाए तो उसके बाद सबको एक सीट जीतने के लिए 18-18 वोट की जरूरत पड़ेगी। और इस वक्त जो जितना पावर है सभी राजनीतिक दलों के पास, उसको देखते हुए एनसी के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, एनसी काफ़ी मजबूत लग रही है, क्योंकि उसके पास अपनी सीटें हैं। उसके अलावा कांग्रेस का भी शायद समर्थन उनके लिए माना जा रहा है। हालांकि
जो कांग्रेस और एनसी है उनके बीच इस वक्त मतभेद चल रहा है, जिसको एनसी सरासर नकार रही है। लेकिन जहां तक जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही बता रही हैं कि दोनों पार्टीज के बीच, उनके गठबंधन के बीच मतभेद अभी जारी है, क्योंकि जो एनसी ने बैठक की है आगामी विधानसभा सत्र को लेकर, उपचुनावों और राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए जो बैठक की, उसमें कांग्रेस को भी बुलाया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस मीटिंग से दूरी बना ली है। लेकिन उसके बाद भी जो पार्टी के लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि सब कुछ ठीक है गठबंधन में। लेकिन जहां तक ये सामने जो बातें आ रही हैं उसको देखते हुए, जो हालात है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच, इस गठबंधन के बीच दरार आ गई है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो राज्यसभा चुनाव में एनसी की जो मजबूत पकड़ मानी जा रही थी वो शायद डगमगा जाए। बात की जाए बीजेपी की, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की जो एक सीट है वो सुरक्षित है, क्योंकि एक सीट के लिए उनके पास पर्याप्त विधायक हैं। बाकी जो सीटें हैं उसको लेकर उनका ये है कि जो बीजेपी है उन्होंने ये भरोसा जताया है कि काफ़ी लोग जो है वो एनसी से नाखुश हैं और बहुत सारे लोग उन्हें समर्थन देंगे। और उनका ये भी कहना है, उनकी ये दलीलें हैं, जो बीजेपी के नेता हैं उनकी ये दलीलें हैं कि जो राष्ट्रहित चाहेंगे वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो ऐसे में ये जो जोड़ घटाव सभी पार्टीज के बीच चल रहा है, बीजेपी और एनसी मेन कंटेंडर है, क्योंकि उन दोनों के पास ज़्यादा नंबर्स हैं। और ये इस वक्त जो राज्यसभा का चुनाव है ये नंबर्स की ही गेम है। किस तरीके से जो विधायकों का समर्थन किस पार्टी की ओर ज़्यादा होता है, उससे ही आगे जो है वो राज्यसभा की सीटों के समीकरण समझ में आएंगे और किसके हाथ में जीत का परचम होगा और कौन हार लेके जाएगा, ये जोड़ घटाव इन समीकरणों के ही तय करेंगे। क्योंकि जिस पार्टी को किसी और पार्टी का, बाकी दलों का समर्थन मिलेगा, वही इस राज्यसभा चुनाव को जीत पाएंगे। हालांकि बीजेपी की एक सीट फिक्स है, उसके बाद बाकी के जो 2 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें से एक में भी अगर उनका जोड़ घटाव सही बैठ गया तो उनके पास हाफ सीट हो जाएंगी एनसी के मुकाबले में राज्यसभा में भी। तो अब ये देखना होगा कि ये जो सारे इंसिडेंट है, ये जोड़ घटाव हैं, ये राज्य की सियासी तस्वीर को कैसे बदलते हैं और आने वाले दिनों में ये 3 मोर्चे तय करेंगे कि जनता किसके साथ खड़ी होती है। पुराने अनुभव के साथ या नए चेहरों के साथ कौन से राजनीतिक समीकरण स्थायी होंगे और कौन से जो है वो अल्पकालीन साबित होंगे। जनता की नजरें अब इन चुनावों पर टिकी हैं। जब ये तय होगा कि किसके हाथ में जीत का परचम होगा और कौन हार वाली मात देखेगा, जो इस मात की जो है उसे चखेगा। लेकिन ये जो राज्यसभा के चुनाव है ये काफ़ी दिलचस्प होंगे। और उसके बाद अगर उपचुनावों की भी बात की जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट इस वक्त माने जा रहे हैं कि ये आगे अगले विधानसभा चुनाव जो होंगे उनके लिए भी हर एक पार्टी की अपनी पकड़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर साबित होंगे ये उपचुनाव। तो आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो सियासी जोड़ तोड़ है, ये जो समीकरण है, ये काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।